India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। एफआईआर दर्ज होने के बाद महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में ब्रजभूषण के खिलाफ याचिका बंद। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को लगाई फटकार, पूछा अब तक क्यों दर्ज नहीं किए गए पीड़िताओं के बयान। ईडी निदेशक की सेवा अवधि तीसरी बार बढ़ाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को लगाई फटकार, कहा क्या कोई व्यक्ति इतना जरूरी है कि उसके बिना ना हो काम। फिल्म द केरला स्टोरी की रिलीज में हस्तक्षेप करने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। तत्काल लिस्टिंग पर कोई आदेश पारित करने से किया मना। याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट जाने की इजाजत दी। पटना हाईकोर्ट ने बिहार में जातीय जनगणना पर लगाई अंतरिम रोक, कहा जातीय जनगणना कराने का राज्य सरकार के पास कोई अधिकार नहीं। मामले में निजता भी एक मुद्दा है। 3 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने 3 महिला पहलवानों की ओर से दायर याचिका की सुनवाई बंद कर दी है। शीर्ष अदालत ने इस तथ्य पर ध्यान दिया, दिल्ली पुलिस ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। उसके बाद उसने याचिका को क्लोज करना उचित समझा। ब्रजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस JV पारदीवाला की पीठ ने कहा कि याचिका में FIR दर्ज करने की मांग की गई थी और इसे दर्ज करने के साथ ही उद्देश्य पूरा हो गया है। CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा, हम केवल जांच को ठीक से होने को लेकर चिंतित हैं। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरने पर बैठी महिला पहलवानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा, इस याचिका का उद्देश्य ब्रजभूषण शरण के खिलाफ FIR दर्ज कराना था। अब FIR दर्ज हो गई है, ऐसे में हम याचिका बंद कर रहे हैं। इसके साथ ही CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा, याचिकाकर्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट या हाईकोर्ट के पास और राहत के लिए जाने के लिए स्वतंत्र हैं। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए पूछा कि अब तक सभी पीड़िताओं के बयान क्यों दर्ज नहीं किए गए। इतना ही नहीं, कोर्ट ने पूछा कि कब इनके बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराए जाएंगे। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट नरेंद्र हुडा ने सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप तक कार्रवाई करने से इनकार करने में दिल्ली पुलिस के आचरण को ध्यान में रखते हुए पीठ से जांच की निगरानी करने का अनुरोध किया। हालांकि पीठ ने इस याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि इसने याचिकाकर्ताओं को अन्य उपायों को लागू करने की स्वतंत्रता दी है। जैसे ही मामला पेश हुआ, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिल्ली पुलिस की ओर से पेश होते हुए पीठ को सूचित किया कि अदालत के निर्देश के अनुसार नाबालिग शिकायतकर्ता के लिए सुरक्षा व्यवस्था की गई है। एजेंसी ने कहा कि शिकायतकर्ताओं में से 3 जंतर मंतर पर ब्रजभूषण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और वहां 3 सशस्त्र पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। SG ने आगे कहा कि मामले की जांच प्रगति पर है। सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने ब्रजभूषण की ओर से हस्तक्षेप करने की मांग करते हुए कहा कि मामले में उन्हें पक्षकार बनाए बिना उन पर व्यक्तिगत आरोप लगाए गए हैं। CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा, हम केवल जांच को ठीक से होने को लेकर चिंतित हैं।
अक्यूज्ड हर रोज टीवी चैनल्स पे आके विक्टिम्स की आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि विक्टिम्स की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होगी। इस बारे में किसी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज के तहत या रिटायर्ड हाई कोर्ट जज के तहत एक मॉनिटरिंग होनी चाहिए। सारी बात सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी प्रेयर सिर्फ एफआईआर दर्ज करने की थी। इसके अलावा हमें लगा कि आपको सिक्योरिटी की जरूरत है, तो सिक्योरिटी की हमने डायरेक्शन दे दी। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई ग्रीवेंस है तो उसके लिए आप दिल्ली हाई कोर्ट जा सकते हैं या मैजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट नरेंद्र हुड्डा ने पीठ को बताया कि सातों शिकायतकर्ताओं ने 21 अप्रैल को शिकायत लेकर दिल्ली पुलिस से संपर्क किया था, लेकिन एफआईआर तुरंत दर्ज नहीं की गई और उन्हें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा और आखिरकार 28 अप्रैल को एफआईआर दर्ज की गई थी। सीनियर एडवोकेट ने आगे कहा कि नाबालिग शिकायतकर्ता से पुलिस ने 29 अप्रैल को टेलीफोन पर संपर्क किया था और सीआरपीसी की धारा 161 के तहत कोई औपचारिक नोटिस नहीं दिया गया था। पीठ ने याचिकाकर्ताओं के वकील से कहा कि याचिका अनिवार्य रूप से एफआईआर दर्ज करने के लिए दायर की गई थी और अन्य मुद्दे इसके दायरे से बाहर हैं। अब जब एफआईआर दर्ज हो चुकी है, इसलिए सुनवाई बंद की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ाने को लेकर केंद्र सरकार से तीखे सवाल पूछे हैं। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या पूरी एजेंसी में कोई और योग्य व्यक्ति नहीं था जो बार बार संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने की नौबत आई। केंद्र सरकार पिछले साल एक अध्यादेश लाई थी और इस अध्यादेश में कहा गया था कि सीबीआई और ईडी जैसी संस्था के निदेशकों का कार्यकाल 2 साल की अनिवार्य अवधि के बाद 3 साल और बढ़ाया जा सकता है। हर बार 1 साल की अवधि के लिए निदेशकों की कार्यकाल बढ़ाई जा सकती है। पिछले साल केंद्र सरकार ने जब ईडी चीफ संजय मिश्रा का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाया, तब यही अध्यादेश आधार बना था। ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा को और सेवा विस्तार नहीं देने के निर्देश के बावजूद उनके कार्यकाल की अवधि तीसरी बार बढ़ाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार से सवाल किया कि क्या कोई व्यक्ति इतना जरूरी हो सकता है कि उसके बिना काम नहीं हो सके। शीर्ष अदालत ने कहा कि उसने 2021 के अपने फैसले में स्पष्ट रूप से कहा था कि सेवा निवृत्ति की आयु होने के बाद प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक के पद पर रहने वाले अधिकारियों को दिया गया कार्यकाल का विस्तार छोटी अवधि के लिए होना चाहिए और उसने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि मिश्रा को सेवा में आगे कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा। न्यायमूर्ति BR गवई, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने केंद्र की पैरवी कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा, आपके हिसाब से ईडी में कोई अन्य व्यक्ति योग्य नहीं है। एजेंसी का 2023 के बाद क्या होगा जब वह सेवानिवृत्त होंगे। इससे पहले मेहता ने कहा कि मिश्रा का सेवा विस्तार प्रशासनिक कारणों से जरूरी है और वित्तीय कार्रवाई कार्यबल या FATF द्वारा भारत के आकलन के लिए महत्वपूर्ण है। मेहता ने कहा, धन शोधन को लेकर भारत के कानून की अगली समीक्षा 2023 में होनी है और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय में नेतृत्व की निरंतरता महत्वपूर्ण है कि भारत की रेटिंग नीचे न गिरे। उन्होंने कहा कि कार्यबल के साथ पहले से ही बातचीत कर रहा व्यक्ति इससे निपटने के लिए सबसे उपयुक्त है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हालांकि कोई व्यक्ति इतना अहम नहीं होता कि उसके बाद काम नहीं हो सके, लेकिन ऐसे मामलों में निरंतरता जरूरी है। दलीलों की शुरुआत में सॉलिसिटर जनरल ने कुछ जनहित याचिकाएं दायर करने वाले राजनीतिक दलों के उन नेताओं के हस्तक्षेप के अधिकार पर सवाल उठाया जिन्होंने ईडी के प्रमुख की सेवा में विस्तार की अनुमति देने वाले संशोधित कानून को चुनौती दी है। अदालत ने मिश्रा को तीसरी बार सेवा विस्तार दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर 12 दिसंबर को केंद्र और अन्य से जवाब मांगा था।
आधिकारिक आदेश के अनुसार केंद्र सरकार ने भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी के पद पर मिश्रा को 1 साल के लिए तीसरा सेवा विस्तार दिया था। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि 1984 बैच के IRS अधिकारी 18 नवंबर 2023 तक पद पर रहेंगे। मिश्रा को पहली बार 19 नवंबर 2018 को 2 साल के लिए ईडी का निदेशक नियुक्त किया गया था। बाद में 13 नवंबर 2020 को केंद्र सरकार ने एक आदेश के माध्यम से उनके नियुक्ति पत्र को पूर्वव्यापी प्रभाव से संशोधित किया और उनके 2 साल के कार्यकाल को 3 साल में बदल दिया। सरकार ने पिछले साल एक अध्यादेश जारी किया था, जिसके तहत प्रवर्तन निदेशालय और CBI प्रमुखों का कार्यकाल 2 साल की अनिवार्य अवधि के बाद 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट। पटना हाईकोर्ट ने बिहार में चल रहे जातिगत जनगणना और आर्थिक सर्वेक्षण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का अंतरिम आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि जातिगत जनगणना कराने का राज्य सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है। सरकार विभिन्न दलों से डेटा साझा करने का इरादा रखती है, ये एक बड़ी चिंता का विषय है। साथ में इस मामले में निजता भी एक मुद्दा है। अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी। बिहार में जातिगत जनगणना के दूसरे चरण का कार्य भी शुरू हो चुका है। बिहार में पिछड़ी राजनीति करने वाले राजनीतिक दलों, जिसमें बीजेपी भी शामिल थी, सभी में बिहार में जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग की थी, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा जातीय जनगणना से इनकार किए जाने के बाद बिहार सरकार इसे अपने खर्च पर पूरा करा रही थी। बिहार में जातीय जनगणना पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने राज्य में जातीय जनगणना कराने के बिहार सरकार के फैसले पर अंतिम रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस मधुरेश प्रसाद की बेंच ने ये फैसला सुनाया है। बेंच 3 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इसमें एक याचिका यूथ फॉर इक्वालिटी नाम के संगठन की तरफ से दायर की गई थी। कोर्ट ने कहा कि जाति जनगणना का डेटा सार्वजनिक न किया जाए, डाटा नष्ट भी न किया जाए। मामले में अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी। बेंच ने कहा कि जाति आधारित सर्वे जनगणना के समान है, जिसे कराने का राज्य सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है। आगे कहा कि इस तरह राज्य की तरफ से जाति आधारित सर्वे कराना केंद्र के अधिकार पर अतिक्रमण होगा। सरकार की अधिसूचना को देखने से लगता है कि सरकार राज्य विधानसभा के विभिन्न दलों, सत्तारूढ़ दल और विपक्षी दल के नेताओं के साथ डेटा साझा करने का इरादा रखती है, जो कि एक बड़ी चिंता का विषय है। कोर्ट ने ये भी कहा कि इस मामले में निजता भी एक मुद्दा है। इससे पहले बिहार सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि याचिकाकर्ता हाई कोर्ट जाएं। 3 दिन में सुनवाई कर पटना हाई कोर्ट इस मामले में अंतरिम आदेश दे। 7 जनवरी से जाति आधारित सर्वे शुरू हो चुका है। राज्य सरकार ने इस सर्वे को कराने की जिम्मेदारी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को सौंपी है। इसके तहत सरकार मोबाइल फोन ऐप के जरिए हर परिवार का डेटा डिजिटली इकट्ठा कर रही है। इस सर्वे में परिवार के लोगों के नाम, उनकी जाति, जन्म स्थान और परिवार के सदस्यों की संख्या से जुड़े सवाल होंगे। साथ ही इस सर्वे में लोगों की आर्थिक स्थिति और आय से जुड़े सवाल भी पूछे जाएंगे। याचिकाकर्ता ने इस आधार पर जातीय जनगणना पर रोक लगाने की मांग की है कि जनगणना का विषय भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के लिस्ट 1 में आता है और केवल केंद्र सरकार जनगणना करा सकती है। याचिका में कहा गया है कि जनगणना अधिनियम 1948 की केवल केंद्र सरकार के पास नियम बनाने, जनगणना कर्मचारी नियुक्त करने, जनगणना करने के लिए जानकारी इकट्ठा करने का अधिकार है। नीतीश सरकार का जातिगत जनगणना कराने का ये फैसला संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन है, क्योंकि जनगणना कराने का हक केवल केंद्र सरकार के पास है। राज्य सरकार अपने स्तर पर जनगणना नहीं करा सकती। एक दूसरी याचिका में यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार की अधिसूचना असंवैधानिक है, वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा देगा, ये देश की एकता और अखंडता को भी प्रभावित करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। फिल्म द केरला स्टोरी को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म द केरल स्टोरी की रिलीज में हस्तक्षेप करने या केरल उच्च न्यायालय के समक्ष मामले की तत्काल लिस्टिंग के लिए कोई आदेश पारित करने से इनकार कर दिया है। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा और JV पारदीवाला की पीठ ने कहा कि उनके लिए आदेश पारित करना अनुचित होगा, क्योंकि मामला अब उनके सामने नहीं था। कोर्ट ने यह भी कहा कि निर्माता और इसमें शामिल अभिनेताओं की मेहनत और प्रयासों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। मामले का उल्लेख वरिष्ठ
हुजैफा अहमदी ने किया है और जिन्होंने कहा कि केरल उच्च न्यायालय कल फिल्म की रिलीज से पहले मामले की सुनवाई नहीं कर रहा था। जब सीजेआई ने बताया कि याचिकाकर्ता तत्काल सुनवाई के लिए केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से संपर्क कर सकते हैं, तो ये बताया गया कि वो छुट्टी पर थे। कोर्ट ने जवाब दिया कि अगर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के अनुरोध पर एक और बेंच सौंपी जा सकती है, जबकि वरिष्ठ वकील ने जोर देकर कहा कि अदालत एक आदेश पारित कर उन्हें तत्काल सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय जाने की स्वतंत्रता दे रही है। शीर्ष अदालत ने इनकार कर दिया और इससे पहले फिल्म की रिलीज के खिलाफ उच्च न्यायालय में 2 नई याचिकाएं दायर की गईं और वकील राकेश ने उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को मामले को गुरुवार को ही सूचीबद्ध करने के लिए लिखा, क्योंकि फिल्म कल रिलीज होने वाली है। रजिस्ट्रार जनरल को वकील द्वारा लिखे गए पत्र में जमीयत उलेमाए हिंद द्वारा इसी तरह की याचिका में कल सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित एक आदेश का हवाला दिया गया था, जिसमें यह देखा गया था कि याचिकाकर्ता मामले की शीघ्र लिस्टिंग के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं और उच्च न्यायालय अनुरोध पर विचार कर सकता है। उच्च न्यायालय ने मंगलवार को उस याचिका में केंद्र सरकार, सेंसर बोर्ड और फिल्म के निर्माताओं से जवाब मांगा था, लेकिन मामले की आगे की सुनवाई 5 मई को तय कर दी गई। इसी तरह की एक याचिका मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष भी लंबित है। देखिए, केरला स्टोरी में ट्रेलर में जो दिखाया गया है, इस बात को हाईकोर्ट ने पहले माना है, केरल के मुख्यमंत्री ने माना है और भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इसका एविडेंस है। इनफैक्ट एक बार पहले बहुत सारे बच्चों की किडनैपिंग होती थी बिहार से और असम से और बंगाल से, झारखंड से। बाद में पता चला कि 60 से 70 हजार बच्चे, वो सारे बच्चे केरल में मिले और बाद में उनका कन्वर्जन हो चुका था। तो ये सारे फैक्ट है। एक फैक्ट इश्यू है, दूसरा है मूवी का इश्यू। अगर इस तरीके से मूवी बनेगी और हर मूवी पे PIL होगी, फिर उसको कोर्ट रोकना शुरू कर देगा, तो मुझे लगता है इस देश में मूवी बनना बंद हो जाएगी। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सबको है। विपुल शाह जिन्होंने केरल स्टोरी बनाया, उनको भी एक्सप्रेशन है। मेघालय हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को हिरासत में हिंसा पीड़ितों के परिवारों को दिए जाने वाले मुआवजे को 25% तक बढ़ाने पर विचार करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि हिरासत में मरने वाले व्यक्ति की उम्र के आधार पर मुआवजे की राशि में अंतर किया जाए। चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी और जस्टिस HS थांगखिव की खंडपीठ हिरासत में हिंसा को रोकने और जेल की स्थिति में सुधार करने के लिए वर्ष 2017 में शुरू की गई स्वतः संज्ञान जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। एडिशनल एडवोकेट जनरल के खान ने खंडपीठ को अवगत कराया कि राज्य ने पुलिस और न्यायिक हिरासत में मारे गए व्यक्तियों के शोक संतप्त परिवारों को मुआवजे के भुगतान के लिए 15 दिसंबर 2022 को अधिसूचित योजना पहले ही तैयार कर ली है। यह हिरासत में मौत के पीड़ितों के 5 वर्गों को निर्दिष्ट करता है, जिनके परिवार मुआवजे के हकदार हैं। ये वर्ग हैं: कैदियों के बीच झगड़े के कारण मरने वाले, सुधारक गृह के अधिकारियों की लापरवाही के कारण मरने वाले व्यक्ति, मेडिकल या पैरामेडिकल अधिकारियों की लापरवाही के कारण मरने वाले व्यक्ति, पुलिस या सुधार गृह के कर्मचारियों द्वारा यातना या पिटाई के कारण मरने वाले व्यक्ति, इस तरह की हिरासत में रहते हुए आत्महत्या करने वाले व्यक्ति। अधिसूचना में यह भी कहा गया कि बीमारी के कारण प्राकृतिक मृत्यु के मामले में मुआवजा देय नहीं होगा और जहां ऐसी मौत के लिए राज्य के अधिकारी जिम्मेदार नहीं हो सकते हैं। पलायन के दौरान या किसी प्राकृतिक आपदा या आपदा किसी महामारी के कारण मृत्यु होने पर भी मुआवजा स्वीकार्य नहीं होगा। अदालत को सूचित किया गया कि कैदियों के बीच झगड़े के कारण मौत और पुलिस या सुधार गृह के कर्मचारियों द्वारा यातना या पिटाई के कारण मौत के मामलों में अधिसूचना द्वारा 7.5 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया। 3 अन्य मामलों में मुआवजे की मात्रा 5 लाख रुपए है। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही ईदगाह मस्जिद मामले में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट तय करेगा कि क्या इस मामले की सुनवाई भी अयोध्या विवाद की तरह सीधे हाईकोर्ट ही करेगी या नहीं। इस मामले में याचिकाकर्ता रंजना अग्निहोत्री सहित 5 याचिकाकर्ताओं की ओर से हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन ने दलील दी कि ये राष्ट्रीय महत्व का मामला है और बेहद संवेदनशील भी। ये मामला 2 समुदायों से जुड़ा हुआ है, लिहाजा हाईकोर्ट सीधे ही इस मामले की सुनवाई करे। इस मामले में 8 दिन सुनवाई होने के बाद हाईकोर्ट में जस्टिस अरविंद कुमार मिश्रा प्रथम की एकल पीठ ने इस ट्रांसफर याचिका पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा में श्री कृष्ण विराजमान और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के मामले में शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट
उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की याचिका पर हस्तक्षेप न करते हुए सिविल कोर्ट मथुरा को विचाराधीन वाद तय करने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि सिविल कोर्ट मथुरा ने सिविल कटरा केशव देव की 13.37 एकड़ जमीन कृष्ण जन्मभूमि भगवान और श्री कृष्ण विराजमान के नाम करने तथा अवैध निर्माण हटाने और 20 जुलाई 1973 को रद्द करने की मांग में दाखिल वाद पंजीकृत न कर गलती की है। इसकी अर्जी दर्ज कर उसकी ग्राह्यता पर फैसला सुनाना कानून के खिलाफ है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि जिला जज मथुरा ने सिविल जज के फैसले के खिलाफ अपील को रिवीजन में तब्दील कर कोई गलती नहीं की है। कोर्ट को ऐसा करने का कानूनी अधिकार है। भगवान श्री कृष्ण विराजमान और कई अन्य लोगों ने सिविल जज सीनियर डिवीजन मथुरा के समक्ष 25 सितंबर 2020 को दावा दाखिल किया था। कटरा केशव देव कृष्ण जन्मभूमि की जमीन से निर्माण हटाकर कब्जा सौंपने तथा 1973 में कुछ पक्षों के बीच हुए समझौते और डिक्री को रद्द करने की मांग की गई थी। सिविल जज ने वाद पंजीकृत नहीं किया और कहा था कि वादी संख्या 3 लगायत 8 मथुरा निवासी नहीं है। इस केस की ग्राह्यता पर सुनवाई की तारीख तय की। बाद में इसे वाद पोषणीय न मानते हुए खारिज कर दिया गया और कोर्ट ने कहा था कि वाद सुना गया तो सामाजिक व न्यायिक सिस्टम प्रभावित होगा। इसके खिलाफ जिला जज के समक्ष भगवान श्री कृष्ण विराजमान और अन्य की तरफ से अपील दाखिल की गई। विपक्षियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया। कृष्ण जन्मभूमि केस में हमने एक ट्रांसफर पिटीशन माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दायर की थी, जिसमें 8 हियरिंग होने के बाद कल इसमें फैसला माननीय उच्च न्यायालय ने सुरक्षित किया है। जिसमें हमने मूलतः ये मांग की थी कि इस मामले की सीरियसनेस को, इसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए, जहाँ पे 2 समुदाय इन्वॉल्व हैं और काफ़ी लंबा समय लग सकता है सिविल कोर्ट में इसका निर्णय आने में, इसलिए राम मंदिर की तरह इस केस को भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफ़र किया जाए इसका ओरिजिनल ट्रायल। और इस पे कल माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद इसमें अपना फैसला सुरक्षित किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी सारी सबमिशंस को देखने के बाद माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मामले को उच्च न्यायालय ट्रांसफर करेगा ओरिजिनल ट्रायल के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भीमा कोरेगांव एल्गार परिषद मामले में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत आरोपी ज्योति जगताप और प्रोफेसर शोमा सेन द्वारा दायर जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया की खंडपीठ ने दोनों विशेष अनुमति याचिकाओं में नोटिस जारी किया। जगताप कबीर कला मंच केकेएम की सदस्य हैं। ये एक सांस्कृतिक समूह है जिस पर प्रतिबंधित भाकपा माओवादी का फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन होने का आरोप है। उन्हें सितंबर 2020 में एनआईए ने गिरफ्तार किया था। एनआईए के अनुसार जगताप और अन्य ने 31 दिसंबर 2017 को एल्गार परिषद का आयोजन किया और जिसके अगले दिन हिंसा हुई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने जगताप को जमानत देने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट के समक्ष अपनी जमानत याचिका में जगताप ने कहा कि वो हाशिए के तबके की एक कलाकार और गायिका हैं और उन्होंने कई गैर सरकारी संगठनों के साथ काम किया है। इसके अलावा पुणे पुलिस की ओर से मामले में दायर की गई पहली चार्जशीट में न तो वो फरार थीं और न ही उनका नाम था। हालांकि बाद में मामला एनआईए को ट्रांसफर कर दिया गया था, लेकिन एजेंसी ने उनके खिलाफ कुछ भी नया नहीं खोजा जिससे गिरफ्तारी की जरूरत हो। एनआईए के अनुसार आरोपी मिलिंद तेलतुंबड़े, जिनकी पिछले साल मृत्यु हो गई थी, ने कबीर कला मंच के 3 सदस्यों के साथ एल्गार परिषद के आयोजन पर चर्चा की थी। एजेंसी ये भी दावा करती है कि इन तीनों और अन्य व्यक्तियों की मदद से इस कार्यक्रम में माओवादी विचारधारा को फैलाया गया था। जगताप मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक थी, जैसा कि एजेंसी ने आरोप लगाया। एनआईए ने जगताप पर कोरची जंगल में हथियारों का प्रशिक्षण लेने का भी आरोप लगाया था। जगताप ने ये तर्क देते हुए एनआईए के आरोपों का प्रतिवाद किया कि एजेंसी ने ये दिखाने के लिए रिकॉर्ड में कुछ भी पेश नहीं किया था। अंग्रेजी साहित्य की प्रोफेसर सेन को 6 जून 2018 को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें 5 सह आरोपियों के साथ नवंबर 2019 में पुणे सत्र अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया था। चलिए, कोर्ट्स राउंड अप में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.